मेरा नाम परिधि है। हम 4 बहनें थे और हमारा एक भाई था जो कि तीसरे नंबर का था और मेरी 2 बड़ी बहनों से छोटा था। मेरी दोनों बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। अब मेरे भाई की शादी का नंबर था, मगर वो शादी नहीं करना चाहता था। उसका कहना था कि अब वो पहले अपनी बाकी की 2 बहनों की भी शादी कर देना चाहता है, उसके बाद ही अपनी शादी करेगा। मम्मी तो भाई को बहुत समझाती थी कि पहले तुम अपनी शादी कर लो, घर में बहू आ जाएगी तो मुझे बेटियों की शादी करने में आसानी होगी, मगर वो मम्मी की बात मानता ही नहीं था। लेकिन मैंने तो अपनी मम्मी को साफ मना किया हुआ था कि मैं पहले पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। जबकि मेरी सबसे छोटी बहन, उसे तो पढ़ाई लिखाई का कोई शौक ही नहीं था। मैंने मम्मी से बोल दिया था कि आप चाहो तो इसकी शादी कर सकती हो। मेरा भाई मुझसे 2 साल बड़ा था। मुझसे छोटी मेरी अभी एक और बहन थी। मेरा भाई जिस कॉलेज में पढ़ता था उसका उसी कॉलेज का एक फ्रेंड था जो हमारे घर पर कभी कभी आ जाता था। देखने में बहुत अच्छा था और मेरे भाई की ही उम्र का था, मगर मैंने नोटिस किया था कि वो जब भी हमारे घर पर आता था मुझे बड़ी घूर घूर कर देखता था और मुझे देख देख कर धीमे धीमे स्माइल पास किया करता था। लेकिन कभी भी मैंने उसकी मुस्कुराहट का जवाब नहीं दिया था। पता नहीं वो अपने आप को क्या समझता था। एक बार मैं घर पर अकेली थी जब वो मेरे भाई के बारे में पूछता हुआ हमारे घर आ गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कोई बात करना चाहता है, लेकिन तभी मेरी मम्मी आ गई और वो घबरा गया था। मैं धीरे धीरे उसके इशारे समझ रही थी। मुझे वो लड़का बुरा लगने लगा था। शक्ल सूरत का वो जरूर अच्छा था, मगर उसकी नीयत मुझ पर थी। मैंने उसके बारे में अपनी मम्मी या भाई किसी को भी नहीं बताया था। मैं नहीं चाहती थी कि उस लड़के से मेरे भाई की दोस्ती खराब हो, लेकिन अब जब भी वो हमारे घर पर आता था मैं दूसरे कमरे में चली जाती थी। मैं नोटिस करती थी कि उसकी नजरें मुझे तलाश कर रही हैं। मेरी पढ़ाई चालू थी और मैं अपनी पढ़ाई पर ज्यादातर ध्यान दिया करती थी। फालतू बातों से मैं बहुत दूर थी, क्योंकि मैं डरती थी कि गलत कामों में पड़ने से मेरी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। मैं कॉलेज गई हुई थी। कॉलेज से जब घर आई तो मैंने देखा कि हमारे घर में मेहमान थे। इन सारे मेहमानों को देखकर मैं चौंक गई थी। ये कोई नए लोग लग रहे थे, इनको तो मैं जानती भी नहीं थी। फिर मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया कि ये भैया के दोस्त प्रशांत की फैमिली है। मैंने कहा, अच्छा तो उसकी फैमिली हमारे घर पर क्या करने आई है? मेरी बहन मुझे देखकर हंसने लगी और कहने लगी कि आपका रिश्ता प्रशांत के लिए उसकी माँ लेकर आई है। मैं तो अपनी बहन की बात सुनकर चौंक गई थी। मैंने कहा कि इस लड़के की इतनी हिम्मत कि इसने अपनी माँ को रिश्ता लेकर ही मेरे घर भेज दिया। मेरी बहन कहने लगी, दीदी अब कुछ भी हो, लड़का बहुत अच्छा है और आप नहीं जानती कि भैया के सारे दोस्तों में प्रशांत सबसे ज्यादा अमीर है। इसके पिता तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसके पिता बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं जो प्रशांत के ही नाम पर है। अगर आपकी शादी इसके साथ हो गई तो आप इसके घर में राज करोगी। मैंने अपनी बहन से चिढ़ते हुए कहा कि तुम खामोश हो जाओ। मैंने मम्मी से साफ साफ इनकार किया हुआ है कि मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है और उसके बाद जॉब भी करनी है। हम मिडिल क्लास लोग हैं और फिर हमारे सर पर तो पिता का भी साया नहीं है, सिर्फ एक भाई है, उसी की कमाई से हम लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आखिर हम कब तक अपने भाई पर बोझ बनते रहेंगे? मैं जॉब करके अपने भाई के साथ इस घर को चलाना चाहती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मम्मी इस रिश्ते से इनकार कर देंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहन कहने लगी कि पहले आप इन लोगों को जाने तो दो, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। मैं फ्रेश होने के लिए चली गई थी। हमारे घर पर लगभग 2 घंटे बैठने के बाद वो लोग चले गए थे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरी मम्मी कमरे के अंदर आई और कहने लगी कि तुम बहुत भाग्यशाली हो परिधि। तुम्हें पता है तुम्हारा रिश्ता कहाँ से आया है? प्रशांत के घर से प्रशांत ने अपनी माँ और बहन को तुम्हारा रिश्ता लेकर भेजा है। उसने तुम्हें खुद पसंद किया है और देखो इतने बड़े लोग हमारे घर खुद चलकर तुम्हारा हाथ मांगने आए हैं। तुम नहीं जानती कि उसकी माँ को तो किसी के घर जाने की फुर्सत भी नहीं होती। वो हम जैसे गरीब लोगों के यहाँ अपने बेटे की ख्वाहिश पर खुद चलकर आई है। मैंने लड़के वालों को हाँ कर दी है, क्योंकि मुझे तो प्रशांत के अंदर कोई कमी नहीं लगी। इतना अमीर है, उसका पिता मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी प्रशांत के नाम करके गया है। तुम वहां पर कितनी खुश रहोगी? मैंने अपनी मम्मी से कहा कि आपने उन लोगों को रिश्ते के लिए हाँ भी कर दिया। तो मेरी मम्मी कहने लगी कि हाँ, मैंने हाँ करने में बिल्कुल भी देर नहीं की, क्योंकि ऐसा रिश्ता तो किस्मत वाली लड़कियों के लिए आता है। पता है लड़के की माँ और बहन ने तुम्हें देखा भी नहीं है। उनका कहना था कि हमारे बेटे ने जिस लड़की को पसंद किया है वो जरूर अच्छी ही होगी। हमने फिर भी उन्हें तुम्हारी फोटो दिखा दी थी, लेकिन तुम कॉलेज से कब आई मुझे पता होता तो मैं तुम्हारा सामना उनसे जरूर करवाती। अगले हफ्ते वो लोग शादी की डेट फिक्स करने आएंगे। तुम नहीं जानती कि मैं और तुम्हारा भाई इस रिश्ते से कितने खुश हैं।
मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी आप होश में तो हो, आपको नहीं पता कि आप क्या कह रही हो। मेरी मम्मी कहने लगी कि होश में तो अब तुम्हें आना होगा, छोड़ दो ये जॉब करने की जिद और खामोशी से शादी करके अपना घर बसाओ। मैंने कहा, मम्मी मुझे वो लड़का पसंद नहीं है, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मेरी मम्मी कहने लगी कि देखो मैं उन लोगों को हाँ कह चुकी हूँ और वो बहुत अमीर लोग हैं। अगर किसी को पता चल गया कि तुम उस लड़के को पसंद नहीं करती तो लोग हमें बेवकूफ़ समझेंगे और कहेंगे कि इतना अच्छा रिश्ता इन लोगों ने ठुकरा दिया। प्रशांत बहुत अच्छा लड़का है, बस एक बार उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए उसके बाद वो अपना बिजनेस संभालेगा और फिर उसका पिता मरने से पहले इतनी सारी प्रॉपर्टी उसके लिए ही तो छोड़कर गया है कि उसे तो बिजनेस संभालने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरी मम्मी खुश होते हुए मुझे गले से लगाने लगी और कहने लगी कि तुम नहीं जानती कि मैं इस रिश्ते से कितनी खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी छोटी बेटी के लिए भी ऐसे ही परिवार से रिश्ता आए। तुम्हारी दोनों बड़ी बहनें तो बेचारी बड़ी परेशानी भरी जिंदगी गुजार रही हैं, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ से बेफिक्र रहा करूंगी क्योंकि मेरी बेटी एक ऐसे परिवार में जा रही है जहाँ के लोग तो अमीरी से बहुत मशहूर हैं। मैंने कहा, मम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हो? क्या आप अपनी बेटी की शादी इसीलिए करना चाहती हो कि प्रशांत अमीर है? वो अमीर हुआ और उसने मुझे खुश नहीं रखा तो मेरे लिए ये अमीरी किस काम की? मेरी मम्मी कहने लगी कि शुभ शुभ बोला करो, तुम वहां क्यों खुश नहीं रहोगी? आखिरकार तुम्हें प्रशांत ने खुद पसंद किया है और वो तुम्हें प्यार क्यों नहीं देगा? वो तुम्हें बहुत प्यार करेगा। मुझे अपनी मम्मी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिरकार वो मुझसे बिना पूछे लड़के वालों को हाँ कैसे कर सकती थी? मेरे घर में तो इस रिश्ते से सब बहुत खुश थे, मगर मैं और आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी चाहत को किसी ने नहीं समझा। मैंने भैया से भी बात करने की कोशिश की तो भैया ने भी यही कहा कि प्रशांत बहुत अच्छा लड़का है और मैं तो चाहता था कि काश मेरी किसी बहन की शादी प्रशांत के घर में हो जाए, लेकिन कभी मेरी प्रशांत से बात करने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि उसका और हमारा कोई मेल नहीं है। वो कहाँ है और हम कहाँ। लेकिन फिर भी उसने तुम्हें पसंद कर लिया और अपने घर वालों को रिश्ता लेकर भी भेजा। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। अब बस मैं जल्दी ही तुम्हारी शादी प्रशांत के साथ कर दूंगा। भाई की बातें सुनकर भी मैं चौंक गई थी। मेरी बात को कोई समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था कि मैं जॉब करना चाहती हूँ। मेरे भाई ने कहा था कि मैं इस घर के हालात संभालने के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ, तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर घर वालों की खुशी के आगे मैंने अपनी खुशी को दफन कर दिया था। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे प्रशांत पर आ रहा था, जिसकी वजह से मेरा ये सपना टूटा था। उसने मेरे घर रिश्ता भेजकर बहुत बड़ी गलती की थी क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, बल्कि रिश्ता भेजने के बाद तो मैं उससे और भी ज़्यादा चिढ़ने लगी थी। एक हफ्ते बाद ही उसकी फैमिली हमारे घर आकर शादी की डेट फिक्स कर गई थी और मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी आए थे, मगर मैंने उनमें से किसी भी गिफ्ट को खोलकर नहीं देखा था क्योंकि मुझे ना तो अपनी शादी में कोई इंटरेस्ट था और ना ही अपने ससुराल वालों में कोई इंटरेस्ट था। मगर जिस किसी को भी ये बात पता चल रही थी कि मेरा रिश्ता कपूर इंडस्ट्रीज के मालिक प्रशांत कपूर से लग गया है, तो वो लोग मुझे बहुत ही भाग्यशाली कह रहे थे। प्रशांत मेरे भाई का दोस्त था, उसने मेरे भाई की भी कई बार मदद की थी। कई बार जब मेरे भाई को पैसों की ज़रूरत हुई थी तो उसने मेरे भाई को दे दिए थे, जिसको मेरा भाई फिक्र से ही उसे लौटा दिया करता था। घर में चारों तरफ शादी का माहौल छाया हुआ था। मेरी मम्मी ने भी मेरे लिए काफ़ी कुछ जोड़ कर रखा था, मगर प्रशांत ने भैया से बोल दिया था कि ना तो उसे दहेज चाहिए और ना ही उसे कोई जेवर, बस वो मुझे पसंद करता है और उसको सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही मतलब था। इस बात पर तो मेरे घर वाले उसका और उसकी फैमिली का एहसान बहुत ज़्यादा मान रहे थे। फिर मेरी शादी वाला दिन भी आ गया। मैं उस दिन बहुत रोई थी जब मेरे सारे सपने टूट रहे थे और फिर विदा होकर मैं अपनी ससुराल चली आई थी। मेरे ससुराल वाले इतने अमीर थे कि मेरी शादी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। प्रशांत की शादी खूब धूमधाम से की गई थी। मेरा स्वागत भी घर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। प्रशांत बहुत खुश नजर आ रहा था, मगर मैं उदास थी। लेकिन अब जो भी था जैसा भी था, वो मेरा पति था और मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि अब मुझे सारी बातों को भूलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब तो मेरी शादी हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं दुल्हन बनी हुई अपने पति का कमरे में इंतजार कर रही थी। शायद मेरा ये इंतजार ज्यादा देर तक का होने वाला था, क्योंकि ये लोग तो अमीर थे और सुबह को देर तक उठते थे। उनके लिए रात खराब करना तो नॉर्मल सी बात थी। मैं कमरे में चारों तरफ कमरे की सजावट को देख रही थी, जिसकी डेकोरेशन बहुत ही अच्छी की गई थी और कमरे में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी जो मुझे बहुत पसंद आ रही थी। रात के लगभग 2 बजे मेरा पति कमरे के अंदर आया और आते ही मेरे करीब बैठ गया। उसने प्यार से मेरा घूंघट उठाया और कहने लगा कि तुम नहीं जानती परिधि, मुझे आज के दिन का कितनी बेसब्री से इंतजार था।
फाइनली आज तुम मेरे सामने मेरी पत्नी बनकर बैठी हुई हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था। कई बार मैंने तुमसे अपनी मोहब्बत जाहिर करने की कोशिश की, मगर हमारे बीच में कोई ना कोई आ गया था, या फिर तुम मुझसे दूर दूर रहने लगी थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। यही वजह थी कि मैंने अपने घर में अपनी पसंद के बारे में बता दिया और मेरी माँ बहनें खुशी खुशी तुम्हारा हाथ मांगने के लिए चली गईं। मैं अपने पति से कोई बात नहीं कर रही थी। वो कहने लगा कि तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगी, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो। जब मैंने ये बात कही तो वो मुस्कुराने लगा था। अभी मैं आगे उससे कुछ और बात करती, इतने में ही उसके मोबाइल की रिंग बजने लगी और वो एक्सक्यूज मी कहते हुए बेड से उठा और एक तरफ जाकर कॉल अटेंड करने लगा। पता नहीं इतनी रात को किसकी कॉल आई थी। मैं वेट कर रही थी कि कब वो बात पूरी करने के बाद मेरे पास आकर दोबारा से बैठ जाए, जबकि मैं अब उसकी पत्नी बन चुकी थी, इसलिए मेरे दिल में उसके लिए अच्छे ख्याल पैदा होने लगे थे। वैसे भी अब पुरानी बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं था। इंसान को अपनी नई जिंदगी की शुरुआत हमेशा खुशी खुशी करनी चाहिए। मैं खुश होने लगी थी, मगर शायद मेरी ये खुशी कुछ समय की ही थी। मेरी थोड़ी सी ही खुशी को अचानक किसी की नज़र लग गई थी। कॉल पर बात करने के बाद मेरा पति मेरे पास आया और कहने लगा कि सॉरी परिधि, तुम्हें थोड़ी देर और वेट करना होगा। मेरा एक दोस्त अमेरिका से मेरी शादी अटेंड करने के लिए आया है। वो तो आज सुबह ही आने वाला था, मगर उसकी फ्लाइट देर से लैंड हुई, इसलिए उसे आने में इतना टाइम लग गया और बेचारे को मेरी शादी भी नहीं मिली। वो यहाँ ज्यादा किसी को जानता भी नहीं है, इसलिए मैं उसे लेने के लिए एयरपोर्ट जा रहा हूँ। मेरे अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता। बस मुझे 1 घंटा लगेगा, तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। और फिर मैं तुम्हारा मुंह दिखाई का गिफ्ट भी लाना भूल गया था, वो भी मम्मी के पास रखा हुआ है, मैं उनसे लेना भूल गया था। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं जाऊं? मैंने अपने पति से कहा कि हाँ हाँ आप चले जाओ। तो मेरा पति कहने लगा कि तुम्हें इन दुल्हन के कपड़ों में बहुत भारी भारी महसूस हो रहा होगा, तुम एक काम करो, इन्हें चेंज कर लो और इजी हो जाओ। इन कपड़ों की वजह से तुम्हें थकावट महसूस नहीं होगी। मैं अभी आ जाऊंगा तो अपने हाथों से तुम्हें मुंह दिखाई का गिफ्ट दूंगा। ये कहकर मेरा पति मुस्कुराने लगा था। मैंने उससे कहा कि अच्छा ठीक है, तो वो कमरे से बाहर चला गया और मैंने सोचा कि इमरजेंसी तो हर इंसान के साथ लगी रहती है। जब तक मेरा पति घर आता है मैं दूसरे कपड़े पहन लेती हूँ और दोबारा से तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा मेकअप भी थोड़ा खराब सा होने लगा था। मैंने अपनी अलमारी खोलकर कपड़े निकाले तो देखा कि अलमारी में एक से एक डिजाइनर और खूबसूरत कपड़े रखे हुए थे। मैंने उनमें से एक सिंपल सा सूट निकालकर पहन लिया और थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया और फिर मैं बेड पर बैठकर अपने पति का इंतजार करने लगी। जब बेड पर बैठे बैठे थक गई तो इधर उधर टहलने लगी। 1 घंटे से भी ज्यादा हो गया था, मगर मेरा पति अभी तक वापस नहीं आया था। जब मैं टहलते टहलते थक गई तो बिस्तर पर लेटने लगी। सोचा कि आराम कर लेती हूँ, लेकिन अचानक मुझे शोर की आवाज़ सुनाई दी। ये शोर कैसा था मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं और रोने की आवाज़ आ रही है। मैं घबरा गई थी। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी नंद कमरे के अंदर आई और रोते हुए मुझसे लिपट गई। कहने लगी भाभी भैया, ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। मैं उसके रोने का मतलब नहीं समझ पाई थी। मैंने उससे कहा क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? तो उसने बताया कि भाभी आपको नहीं पता कि भैया इस दुनिया से जा चुके हैं। उसकी अचानक बात सुनकर मैं शॉक्ड रह गई थी। मैंने कहा क्या कह रही हो तुम? वो तो अपने दोस्त को लेने गए हुए हैं। तो मेरी नंद कहने लगी कि नहीं नहीं भाभी, भैया का रास्ते में अचानक एक्सीडेंट हो गया और वो मौके पर ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। भैया को अस्पताल ले जाया गया था, मगर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आप नीचे चलिए, सब लोग आपको बुला रहे हैं। अपनी नंद की बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी और मैं खड़ी की खड़ी रह गई थी। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी नंद मेरा हाथ पकड़कर मुझे नीचे ले गई। मैं नीचे गई तो देखा कि सफेद चादर में लिपटा हुआ एक शव जमीन पर रखा हुआ था और उसके आसपास काफी सारे लोग इकट्ठा थे। मेरी सास और मेरे पति के भाई और उसकी बहनें बुरी तरह से रो रहे थे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो इंसान अभी कुछ समय पहले मुझसे बातचीत करके गया था वो अचानक कैसे मर सकता है। मैंने तो रोना शुरू कर दिया था। मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी उजड़ गई। मैं अभी अभी तो सुहागन बनी थी और अब मैं विधवा भी बन चुकी थी। मेरी सास मुझे अपने पास बिठाकर लिपट कर रो रही थी और कह रही थी कि देखो तुम्हारा पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मेरे घर वाले भी आ गए थे और मेरे भाई का भी रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि उसका दोस्त इस दुनिया से जा चुका था। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन था।
प्रशांत का चेहरा बार बार मेरी आंखों से नहीं जा रहा था। मैं रोते रोते बेहोश हो गई थी और प्रशांत के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। मेरी मम्मी भी मुझे देख देख कर बहुत रो रही थी। कह रही थी कि मेरी बेटी को उसकी जिंदगी में खुशियां मिलने वाली थी, लेकिन सोचा नहीं था कि उसे इतना बड़ा दुख मिल जाएगा। मैं इतनी बुरी तरह से रो रही थी, अपने पति को याद कर करके मेरी हालत पागलों जैसी हो गई थी, मगर मैं अपने होशो आवाज खो बैठी थी। मुझसे इस बात का सब्र नहीं हो रहा था कि मेरा पति मुझे इस दुनिया से इतनी जल्दी छोड़कर कैसे जा सकता है। वो तो अपने दोस्त को एयरपोर्ट से लेने गया था। उसने कहा था कि वो अभी 1 घंटे में आ रहा है, मगर वो मुझे इस तरह से छोड़ कर गया कि दोबारा वापस ही नहीं आया। मेरी सास ने मेरी मम्मी से कहा था कि ये हमारे बेटे की विधवा है, हमारे घर पर ही रहेगी। कई दिन गुजर चुके थे, मेरे घर वाले भी मेरे घर से जा चुके थे और मैं अपनी ससुराल में ही अपने पति की विधवा बनकर जिंदगी गुजार रही थी। मेरे पति की मौत को 1 हफ्ता हो गया था जब मेरी तबीयत खराब हुई और मेरी सास ने मुझे दवाई खाने के लिए कहा था। वो दवाई खाने के बाद मेरे सर में दर्द रहने लगा था और मैं बस सारा सारा दिन सोती रहती थी। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी, मुझे सांस नहीं आ रही थी और मैं सांस लेने के लिए पागलों की जैसी हरकतें कर रही थी। कभी अपने आप को पीटने लगती तो कभी घर का सामान उठा उठाकर फेंक रही थी, क्योंकि मैं बस चाहती थी कि मुझे किसी तरह से सांस मिल जाए। और फिर मैं इसी तरह तड़पते तड़पते बेहोश हो गई। शायद मैं 2-3 दिन तक बेहोश रही थी, लेकिन जब मेरी आंख खुली और मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं अस्पताल में हूँ। मेरे बराबर में नर्स थी। उसने मुझसे कहा कि आप अब कैसा महसूस कर रही हो। मैंने उससे कहा मैं ठीक हूँ। वो कहने लगी कि 1-2 दिन बाद तुम और अच्छी तरह से ठीक हो जाओगी, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे कमरे में भेज दिया जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई और कहने लगी कि कौन से कमरे में भेज दिया जाएगा और मेरी फैमिली कहाँ है, मुझे क्या हुआ था। तो वो कहने लगी कि पागल खाने में तो पागल लोग ही आते हैं, अब उनके साथ पूरा परिवार तो चलकर नहीं आता ना। मैंने शॉक्ड होते हुए कहा क्या, कौन सा पागल खाना? तो वो नर्स कहने लगी अरे मैडम, यही पागल खाना जहाँ पर तुम एडमिट हो। हमारे अस्पताल में पागल मरीजों को यहाँ पर रखा जाता है और उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। मैं कहने लगी लेकिन मैं तो पागल नहीं हूँ। तो वो नर्स मेरी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी और बोली हर पागल इंसान यही कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। वो ये बात कहती हुई और हंसती हुई आगे बढ़ गई थी, मगर मैंने इधर उधर देखा तो बहुत सारे पेशेंट बेड पर लेटे हुए थे और अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे थे। मैं ये देखकर हैरान रह गई थी कि मैं सच में एक पागल खाने में थी। मैं यहाँ कैसे आ सकती हूँ जबकि मैं पागल नहीं हूँ। सोच सोच कर दिमाग दर्द करने लगा था और मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मुझे जाने दो, मैं पागल नहीं हूँ। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मुझे अजीब अजीब तरह की दवाइयाँ दी जा रही थी जिससे मुझे अपना होश नहीं रहता था और मैं बेसुध सी बस एक तरफ पड़ी रहती थी। मेरी समझ नहीं आता था कि मुझे यहाँ कौन लेकर आया था। यहाँ पर पागलों के लिए अलग छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, बिल्कुल किसी जेल की तरह, और मुझे भी इन कमरों में से एक छोटा सा कमरा दिया हुआ था जिसमें रहने के बाद मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं किसी जेल में कैद हूँ। यहाँ के पागल एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाए इसलिए उनको अलग अलग रखा गया था, लेकिन मैं बार बार वार्डन से चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे यहाँ कौन लेकर आया है, प्लीज मुझे बताओ, प्लीज मेरे घर वालों को फोन करो, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। लेकिन मेरी आवाज की कोई सुनवाई नहीं होती थी। मैं इसी तरह से चीखती रहती थी, चिल्लाती रहती थी और ज्यादा अपने दिमाग पर जोर डालने की वजह से मेरा दिमाग बहुत कमजोर होता जा रहा था। एक दिन आधी रात का समय था जब मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। एक वार्डन मेरे पास आई और कहने लगी कि तू तो बड़ी खूबसूरत है, क्या तू सच में पागल नहीं है? मुझे लगा वो मेरी मदद करने के लिए आई है, शायद मुझे पागल खाने से निकाल दे। मैंने कहा हाँ हाँ सच में मैं पागल नहीं हूँ। तो वो कहने लगी अच्छा तो फिर ठीक है, मैं तेरी मदद करती हूँ यहाँ से निकलने में, लेकिन उसके लिए तुझे डॉक्टर को खुश करना होगा। मैं समझ नहीं पाई थी कि वो किस डॉक्टर की बात कर रही थी। तब उसने मुझे सोच भरी एक्सप्रेशन में गुम देखा तो कहने लगी अरे तू परेशान मत हो, मैं तुझे यहाँ से निकलवा दूंगी, मैं जानती हूँ कि तू पागल नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गई थी। मुझे लगा कि शायद वो मेरी मदद कर रही है, लेकिन वो मेरी मदद नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो बड़ी प्लानिंग के साथ मेरे पास आई थी और फिर मुझे लेकर सीनियर डॉक्टर्स के केबिन में चली गई। उसने मुझे डॉक्टर के हवाले करते हुए कहा डॉक्टर साहब, मैं जानती हूँ ये बेचारी पागल नहीं है, इसे आपकी मदद की ज़रूरत है। मुझे डॉक्टर ने सर से लेकर पैर तक देखा और कहने लगा तो मैं इसकी मदद ज़रूर करूँगा। मैंने जल्दी से डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ लिए। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं हाथ जोड़कर बार बार सर हिलाते हुए कह रही थी कि प्लीज़ डॉक्टर साहब मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं पागल नहीं हूँ। तो वो डॉक्टर जल्दी से मेरे हाथ पकड़ते हुए कहने लगा
कि हाँ मैं जानता हूँ तुम पागल नहीं हो, तभी तो मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया है। वो मुझसे कहने लगा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आया। उसकी बात सुनकर मैं तसल्ली से बैठ गई। डॉक्टर और वार्डन दोनों ही केबिन से बाहर चले गए थे। डॉक्टर ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। मैं देख रही थी कि वो दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे, क्योंकि मुझे खिड़की से वो दोनों साफ नजर आ रहे थे। मैं खिड़की के करीब गई और उन लोगों की बातें सुनने लगी। मैंने देखा कि डॉक्टर अपनी जेब से नोटों की एक मोटी गड्डी निकालकर वार्डन को दे रहा था और उससे कह रहा था कि आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। ये लड़की तो सच में बहुत खूबसूरत है, अब तुम जा सकती हो। मेरी समझ नहीं आया था कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। मैंने देखा कि डॉक्टर पलटकर कमरे की तरफ आ रहा था। मैं फौरन चेयर पर जाकर बैठ गई। डॉक्टर केबिन के अंदर आते ही दरवाजा अंदर से बंद करने लगा। मैं डॉक्टर को देखकर खड़ी हो गई थी और कहने लगी, डॉक्टर साहब आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? तो वो मेरे पास आया और कहने लगा कि अरे घबराने की जरूरत नहीं है, बस मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो ये बात कहते हुए धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था और मुझे छू रहा था। मैंने उसे धक्का दिया तो वो पीछे की तरफ गिरने से बचा था। उसने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि तुम्हारी खूबसूरती के काफी सारे पैसे वार्डन को देकर आ रहा हूँ। अब ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है और ना शोर मचाने की जरूरत है। मैंने कहा, तो तुम लोग यहाँ मासूम लड़कियों के साथ ये सब कुछ करते हो? तो वो कहने लगा, हाँ ऐसा ही समझ लो, बस अब तुम्हारी बारी है। उसने मेरी लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद भी मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और फिर उसने मुझे एक ऐसा इंजेक्शन लगाया जिसके लगने के बाद मैं अपने आप में बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी और मेरी आवाज तक नहीं निकल रही थी। शायद वो इंजेक्शन वीकनेस का था, जिसकी वजह से मैं कमजोर पड़ जाऊं और किसी को कुछ ना बता पाऊं और ना ही यहाँ से भाग पाऊं। मुझे मेरे कमरे में भिजवा दिया गया था। मैं बस अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और मेरी आंख कान खुले हुए थे। मुझे सब दिख सकता था, मैं सब सुन सकती थी, लेकिन मैं उठकर कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे अपनी जिंदगी बुरी लगने लगी थी। मैं पागल नहीं थी, लेकिन इन अस्पताल के लोगों ने मुझे सच में पागल बना दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह थी कि मुझे यहाँ पर लेकर कौन आया था। मैं तो अपने ससुराल में थी। मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मुझे महसूस होगा कि मैं ठीक होने लगी हूँ तो मुझे कुछ न कुछ करके यहाँ से भागना ही होगा। मगर यहाँ सख्त पहरा था, मैं कुछ भी करके भाग नहीं सकती थी। आज रात फिर से मुझे वार्डन डॉक्टर के पास ले जाने के लिए आई थी। मैंने उसे कई बार मना किया, लेकिन मेरे मना करने के बावजूद भी मेरे साथ वही सब कुछ हुआ जो पहले डॉक्टर कर चुका था। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मुझे 2 दिन से डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ रहा था। शायद डॉक्टर कहीं बाहर गया हुआ था। मेरे पास ये मौका अच्छा था यहाँ से भागने का, क्योंकि जब डॉक्टर होता था तो मुझे वीकनेस वाला इंजेक्शन लगा दिया जाता था, जिसकी वजह से मैं कमजोरी की हालत में बिस्तर पर पड़ी रहती थी। लेकिन इन 2 दिनों में मैं अपने आप को ठीक महसूस कर रही थी, इसलिए मैं खामोशी से छुपती छुपाती अस्पताल के दरवाजे तक पहुंच आई थी। मगर गेट पर गार्ड बैठा हुआ था, मुझे उससे बचकर निकलना था। पीछे से मुझे कोई आता हुआ नजर आया तो जल्दी से मैं कोने में छुप गई। मैंने देखा कि एक वार्ड बॉय था जो गार्ड से बातें कर रहा था। वो दोनों आपस में बातें करने में इतने बिजी थे कि मैं दरवाजा खोलकर खामोशी से वहां से निकल गई और फिर सारी रात में भटकती रही। रात के अंधेरे में मुझे एक जगह नजर आई। ये एक ढाबा था और इस समय बंद था, क्योंकि इस समय रात के 4 बज रहे थे। मैं यहाँ ढाबे के बाहर ही जमीन पर लेट गई थी और फिर मुझे नींद आ गई। सुबह जब ढाबे का मालिक आया तो पूछने लगा कि तुम कौन हो। मैं बहुत बुरी कंडीशन में थी। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। मेरी आवाज तक नहीं निकल रही थी। मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मेरे बाल बिखरे हुए थे और चेहरा भी बहुत गंदा हो रहा था। वो आदमी समझ तो गया था कि मैं किसी अस्पताल की पेशेंट हूँ, क्योंकि मैंने पागल खाने की ड्रेस पहनी हुई थी। वो कहने लगा कि कहाँ से आई हो। मैंने उसे नहीं बताया कि मैं पागल खाने से भागकर आई हूँ। मैंने कहा कि साहब मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं कई दिन से भूखी हूँ। मेरी बात सुनकर उस ढाबे के मालिक को लगा कि मैं भीख मांगती हूँ, इसलिए उसने मुझे खाना दे दिया। लेकिन मैं वहां से कहीं नहीं गई। मुझे वहां से वो भगाता रहा, क्योंकि उसके कस्टमर आना शुरू हो गए थे। मैं जैसे तैसे चलती हुई अपनी मम्मी के घर आ गई थी। मैंने अपना हुलिया और ज्यादा खराब कर लिया था ताकि मुझे कोई पहचान न सके। मगर मैं जानती थी कि मैं अब अपने घर जाऊंगी तो मेरे घर वाले मुझे जरूर पहचान जाएंगे। मैं जैसे ही अपनी मम्मी के घर गई तो ये देखकर मैंने रोना शुरू कर दिया कि वहां पर ताला लगा हुआ था और मैं बड़ी उम्मीद से और मुश्किल से यहाँ तक पहुंची थी। मैं सुबह से रात तक वहां अपने घर वालों का इंतजार करती रही। शायद वो लोग कहीं चले गए होंगे, लेकिन उन्हें अब तक आ जाना चाहिए। वो लोग अब तक आए क्यों नहीं? मैं बस यही उम्मीद लगाए हुए घर के आसपास ही टहल रही थी, मगर वहां कोई भी नहीं आया।
मैंने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये लोग तो अपनी बेटी के पागल होने के बाद ये शहर ही छोड़कर चले गए। सुना है कि कहीं और रह रहे हैं। हमारे पड़ोस की औरत मुझे पहचान नहीं सकी थी, क्योंकि मेरी हालत बिल्कुल किसी भीख मांगने वाली औरत की जैसी हो रही थी। सुबह से मुझे रात हो गई थी अपने घर के आगे खड़े हुए, और फिर मैं वापस इसी ढाबे पर आ गई जहां पर मैं कल रात ठहरी थी। पूरा दिन गुजर गया था, मैं भूखी प्यासी थी। मुझे लगा कि मैं उसी ढाबे पर जाऊंगी तो जरूर ढाबे का मालिक मुझे फिर से खाने को कुछ दे देगा। मुझे अपनी जिंदगी बुरी लगने लगी थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं अपनी जान ले लूं, मगर अब जान लेने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मेरे तो आगे पीछे रोने वाला भी कोई नहीं बचा था। मैं बड़ी मुश्किल से ढाबे तक आ गई थी, और फिर वहां आने के बाद वहां के मालिक से हाथ जोड़कर कहने लगी कि मुझे खाना दे दो, और उसे बताया कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं यहाँ तुम्हारे ढाबे के पीछे ही जमीन पर लेटकर सो जाया करूंगी। मुझे यहाँ से भगाना मत। मेरा यहाँ के अलावा कोई और ठिकाना नहीं है। मेरी वजह से तुम्हारे कस्टमर को कोई परेशानी नहीं होगी। वो मालिक बहुत दयालु था। उसने कहा चलो ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हें खाना दे सकता हूँ, इतनी ही मदद कर सकता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए यही बहुत है। रात का टाइम हो गया था और मैं ढाबे के पीछे ही जमीन पर लेट गई थी। कुत्तों के भौंकने की आवाज से मुझे डर लग रहा था, क्योंकि आज पहली बार मैं खुले आसमान के नीचे सो रही थी। मेरे सर पर कोई छत नहीं थी। कल तो मुझे थकान की वजह से नींद आ गई थी, मगर आज मुझे इस अकेलेपन और सुनसान इलाके से बहुत डर लग रहा था। मैं बुरी तरह से लेटे हुए रोने लगी, मगर उठकर बैठ गई और अपने चेहरे पर हाथ रख लिया और न जाने क्या क्या सोच रही थी। तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने जैसे ही पलटकर देखा तो पीछे एक भीख मांगने वाला आदमी खड़ा हुआ था। मैं उसे देखकर डर गई। उसके चेहरे पर सफेद रंग की दाढ़ी मूंछ थी और उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। वो मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हारी सच्चाई जानता हूँ, मैं तुम्हें सहारा देना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? उस आदमी की बात सुनकर मुझे घबराहट महसूस होने लगी थी, क्योंकि यह आदमी कोई फ्रॉडिया भी हो सकता था जो मुझे ले जाकर मेरे साथ कुछ गलत करे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे साथ अब तक काफी गलत हो चुका है, यह आदमी भी इससे ज्यादा मेरे साथ क्या करेगा? मुझे सोचते हुए देखकर वो आदमी कहने लगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो और तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम्हें वक्त ने बहुत सताया है। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। बताओ, मुझसे शादी करोगी? मैंने उससे कहा कि दुनिया मुझे पागल समझती है और ये ढाबे वाला मालिक मुझे भीख मांगने वाली समझता है। क्या ये सब जानने के बावजूद भी तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? तो वो कहने लगा कि मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी के बारे में जानता हूँ, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ और तुम किस तरह से पागल खाने पहुंची, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए तो तुम्हें शादी की ऑफर दे रहा हूँ। मैं कहने लगी, लेकिन तुम कौन हो? तो वो बोला कि ये समझ लो कि मैं भगवान का भेजा हुआ एक संत आदमी हूँ जो तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। मैंने अपने दिमाग में सोच विचार किया और उससे कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहने लगा कि तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को यहाँ बीच रास्ते पर सुनसान जगह में अकेला नहीं छोड़ सकता। वो मुझे अपने साथ कुछ दूरी पर चलने के बाद एक घर में ले आया था। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला और लाइट ऑन की तो ये देखकर मैं दंग रह गई थी कि इस घर में तो हर फैसिलिटी मौजूद थी। ये तो एक मामूली सा भीख मांगने वाला आदमी लग रहा है, मगर इसके पास इतना अच्छा घर और घर में हर चीज मौजूद है, फिर भी ये क्यों मांगता है? मैं यही सब कुछ सोच रही थी। जैसे ही मैंने पलटकर देखा तो वो आदमी अपनी दाढ़ी मूंछ निकाल रहा था। मैं उसको गौर से देख रही थी, लेकिन फिर अचानक मेरी चीख निकल गई जब उसका असली रूप मेरे सामने आया। मैं बेहोश होने से बची थी। उसने मुझे थाम लिया। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा पति प्रशांत था। मेरा पति तो मर चुका था, फिर ये कौन था? मेरे दिमाग में ढेर सारे सवाल घूम रहे थे। उसने कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, मैं तुम्हारा पति ही हूँ। मैं उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगी थी और उसके गले से लगकर कहने लगी कि तुम कहाँ चले गए थे प्रशांत? वो कहने लगा कि तुम तसल्ली से बैठो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। पहले उसने मुझे ठंडा पानी पिलाया और फिर मेरे हाथ में हाथ थामकर अपनी बात बतानी शुरू कर दी। उसने बताया कि मेरा एक दोस्त शादी वाले दिन अमेरिका से मेरी शादी अटेंड करने के लिए आने वाला था, पर वो नहीं आया। रात के समय जब उसकी कॉल आई तो उसने कहा कि मैं आ चुका हूँ, मुझे लेने के लिए आ जाओ। मैं उसको लेने के लिए ही जा रहा था और कार में बैठा हुआ था जब अचानक मेरे दोस्त की फिर से कॉल आई। मैंने कॉल रिसीव की और अपने दोस्त से कहा कि तुम 5 मिनट इंतजार करो, बस मैं एयरपोर्ट तक आने ही वाला हूँ। मेरा दोस्त मेरी बात सुनकर हैरान रह गया और कहने लगा
कि तुम एयरपोर्ट पर क्यों जा रहे हो जबकि तुम्हारी शादी की पहली रात है। मैंने सोचा तुमसे पूछता हूँ कि तुम अभी तक अपनी पत्नी के पास गए या नहीं। मैं उसकी बात सुनकर हंसने लगा और कहने लगा, ये तुम कैसे पागलपन वाली बातें कर रहे हो। तुमने अभी मुझे कॉल किया था और कहा था कि मैं एयरपोर्ट पर हूँ, मुझे लेने के लिए आ जाओ। बस मैं तुम्हें ही लेने के लिए आ रहा हूँ। मेरा दोस्त कहने लगा, पागलपन वाली बातें तो तुम कर रहे हो। मैंने तुमसे कब कहा कि मैं एयरपोर्ट पर हूँ। मैंने तो तुम्हें दिन में ही कॉल करके बता दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरा आना कैंसिल हो गया है। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं ड्राइविंग करते करते उससे बात कर रहा था और उससे बहस कर रहा था कि तुम आज के दिन तो मुझसे मजाक मत करो। मैं अपनी पत्नी को कमरे में अकेला अपना इंतजार करने के लिए छोड़कर आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें लेने के लिए। वो मुझे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया है। मैंने तुम्हें कॉल नहीं की, तुम देख सकते हो मेरे नंबर से तुम्हें कॉल नहीं आई होगी। मैंने ड्राइविंग करते हुए मोबाइल पर ध्यान दिया और चेक किया कि किसके नंबर से कॉल आई थी, लेकिन ये देखकर मैं दंग रह गया कि वो कॉल मेरे दोस्त के नंबर से नहीं आई थी। अभी मेरा ध्यान मोबाइल पर ही था कि अचानक पीछे से किसी ने मेरी गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी और मेरी गाड़ी दूर जाकर एक पेड़ से टकराई थी और फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने फैमिली डॉक्टर के यहाँ एडमिट था। मुझे जल्दी ही 1 घंटे के बाद होश आ गया था। मुझे काफ़ी सारी चोटें आई थी। मेरे फैमिली डॉक्टर ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। वो कहने लगे कि तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया गया था। मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारे साथ किसने किया है। हमारे फैमिली डॉक्टर मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड थे और उनको मेरे सौतेली माँ ने ढेर सारे पैसे दिए थे और कहा था कि प्रशांत मर जाना चाहिए। उन्होंने मेरे फैमिली डॉक्टर से कहा था कि तुम प्रशांत को जहर का इंजेक्शन लगा दो ताकि वो मर जाए, क्योंकि ये बात मेरी सौतेली माँ जानती थी कि मेरा इतना भारी एक्सीडेंट नहीं हुआ था। मेरे फैमिली डॉक्टर ने उनके कहने के मुताबिक पैसे ले लिए थे, लेकिन उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया था, क्योंकि मेरे फैमिली डॉक्टर जानते थे कि मेरी सौतेली माँ मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही है। वो एक ईमानदार इंसान है। दरअसल मैं अपने डैड का इकलौता बेटा था। मेरी मम्मी के मर जाने के बाद मेरे डैड ने मेरी सौतेली माँ से दूसरी शादी कर ली थी, जो अपने पहले पति से 2 बेटियां और 1 बेटा लेकर आई थी। मगर मेरे पापा ने मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। मेरी सौतेली माँ को इस बात का गुस्सा था कि उन्होंने सारी प्रॉपर्टी बराबर बराबर सारे बच्चों के हवाले क्यों नहीं की। उन्होंने मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए मेरा ये एक्सीडेंट करवाया और उन्होंने ही तुम्हें पागल खाने में भिजवाया था। उन्होंने पागल खाने के डॉक्टर को पैसे खिलाए और जब तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो उन्होंने तुम्हें पागल खाने में भर्ती करा दिया और कहा कि इस लड़की को दवाइयाँ देकर पागल कर दिया जाए। उन्होंने तुम्हारे घर वालों को भी ये यकीन दिला दिया कि तुम पागल हो चुकी हो। मैं काफ़ी दिनों बाद रिकवर हुआ था। डॉक्टर अंकल ने मेरी सौतेली माँ के मुताबिक मुझे मृत घोषित कर दिया था और मेरे बजाय किसी और की डेड बॉडी उनके हवाले कर दी थी। मेरी सौतेली माँ अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। उन्हें लगा कि मैं मर गया हूँ, मगर डॉक्टर अंकल ने मुझे अस्पताल से गायब करवा दिया और मुझे अपने घर पर कुछ दिन तक रखा और सबको यही बताया कि मैं मर चुका हूँ। जब मैं ठीक हुआ तो मुझे तुम्हारी याद आई। मैं तुमसे मिलना चाहता था। मुझे लगा कि इन लोगों ने तुम्हें तुम्हारे मायके भेज दिया होगा। मैंने अपनी पहचान बदल ली थी और मैं अपनी पहचान बदलकर तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हारे मायके के घर के बाहर पहरा देता था, मगर तुम मुझे वहां कभी दिखाई ही नहीं दी। मैं नहीं जानता था कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया, लेकिन मेरी नज़र अभी भी तुम्हारे मायके पर ही टिकी हुई थी कि तुम जहां भी होगी, लेकिन कभी ना कभी अपने मायके ज़रूर आओगी। अब जब तुम अपने मायके गई तो मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ था। मुझे बहुत सुकून मिला था, मगर तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि शायद मेरी वजह से ही उन लोगों ने तुम्हारी ये हालत की होगी। जब तुम अपने मायके पर ताला लगा हुआ देखकर यहाँ आई तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही था और तुम्हारे साथ था कि अब मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें रोते हुए देखा तो मैंने सोचा कि अब मुझे तुमसे बात करनी ही होगी और इस तरह मैं तुम्हें अपने यहाँ लेकर आया हूँ। ये मेरे दोस्त का घर है। मेरे डैड ने दूसरे शहर में एक बंगला बनाया हुआ था, वो भी उन्होंने मेरे नाम किया था, लेकिन उस बंगले के बारे में मेरी सौतेली माँ और उसके बच्चे नहीं जानते। उस बंगले की चाबी मेरे एक दोस्त के पास है। हम सारे दोस्त मिलकर वहां पर पार्टी किया करते थे। मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा और हम दोनों वहां पर अपनी जिंदगी गुजारेंगे और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। प्रशांत की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो भी जिंदगी की एक बड़ी जंग जीत कर आया था। फिर मैंने उसे बताया कि मेरे साथ पागल खाने में क्या क्या हुआ था। उसे बहुत अफसोस हुआ था मेरी हालत को देखकर, मगर फिर उसने मुझे समझाया और तसल्ली दी कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम वो सब कुछ एक सपना समझकर भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो। अब तुम्हारी हकीकत यही है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ
और अब तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। इस तरह प्रशांत और मैं उस बंगले पर चले गए थे। वहां जाने के बाद मेरे पति ने नौकरी करना शुरू कर दी और अपनी काबिलियत के बलबूते पर दोबारा से उसने अपने एक अच्छा बिजनेस सेटअप बना लिया। हम लोगों ने बहुत सब्र किया था। जो कुछ प्रशांत की सौतेली माँ ने हम दोनों के साथ किया था, जरूर भगवान उनको उनके किए की सजा देगा। मेरे घर वालों को लोगों ने उल्टी सीधी बातें कहकर तंग कर दिया था। लोग उनसे कहते थे कि तुम्हारी बेटी मनहूस है, शादी की पहली रात ही अपने पति को खा गई और अब पागल खाने में बैठी हुई है। मेरी माँ और मेरे भाई से ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उन्होंने तंग आकर वो मोहल्ला ही छोड़ दिया। लेकिन मैं अपने पति के साथ अब आसान जिंदगी गुजार रही हूँ और अब बहुत खुश हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।